हम चौथे हैं जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, और हम पहले हैं जिन्होंने मून पर साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। I think this is the most special और most amazing moment in the history of independent India. हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन है सक्सेसफुल रहा। Congratulations to all of you and congratulations to me also. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशन है ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ स्पेसक्राफ्ट मिशन नहीं रहा था, ये भारत के एक स्वाभिमान की बात आ गई थी। चंद्रयान 2 की 50% असफलता बोलूंगा मैं, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा अभी भी वहीं पे चंद्रयान 2 का असफलता के बाद कहीं ना कहीं बाकी जो नेशंस थे, जो इंडिया के मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिंग नेशंस हैं, वो बहुत खुशी मना रहे थे। इवन उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में भी हेडिंग्स तक छपवा दी थी कि इंडिया इज़ नॉट फॉर स्पेसक्राफ्ट मिशंस। तो कहीं ना कहीं भारत इसको एक सेटबैक की तरह नहीं लिया हमने, इसको हमने एक लॉन्च पैड की तरह लिया। चंद्रयान 3 है क्या, इसको समझते हैं। पहले कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप चंद्रयान 3 पे एक वीडियो बनाइए जिससे बच्चों को पता चले चंद्रयान 3 की इंपॉर्टेंस क्या है। और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि चंद्रयान 3 को ऊपर भेज रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या जरूरत है, इससे हम देश की गरीबी मिटा सकते हैं और बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों चंद्रयान 3 इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सुर्खियों में बना हुआ है, क्यों चंद्रयान 3 एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के स्वाभिमान से, भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते रहें। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पहले मून पे लैंडिंग नहीं कर चुके हैं। हमने चंद्रयान 1 से हार्ड लैंडिंग करवाई थी। चंद्रयान 2 हमने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रेडी किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आधा किलोमीटर से हम फेल हो गए। वहां पे चंद्रयान 2 मिशन जो हमारा है वहां पे बंद हो गया था। लेकिन ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का आज भी वही मून के चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। जो चंद्रयान है ये बेसिकली कैसे काम करता है, कैसे चलता है, सब कुछ इसके बाद वीडियो के लास्ट तक आप सुनेंगे। मैं हर चीज़ टॉपिक कवर करूंगा ताकि एक कॉमन पीपल को भी और एक स्टूडेंट को भी समझ में आए बेसिकली चंद्रयान है क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 है क्या। चंद्रयान 3 खुद में एक स्पेसक्राफ्ट है, सबको पता है, लेकिन इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं जिनको लेकर ये जाता है स्पेस में। उनमें से एक मॉड्यूल है प्रपल्जन मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल है हमारे पास रोवर मॉड्यूल। अच्छा, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का काम बाद में आता है। प्रपल्जन मॉड्यूल वो मॉड्यूल है जो धक्का देगा पूरे रॉकेट को नीचे की तरफ, धरती की तरफ, और ले जाने के काम आता है। देखो, अब जाहिर सी बात है, प्रपल्जन मॉड्यूल का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमें प्रोपेल कराने के काम आएगा। प्रोपेल में आपको पता है हमें फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या यूज होता है यहाँ पे? फ्यूल होता है बेटा लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, ये 2 फ्यूल्स यूज होंगे। इसको क्या करेगा? बर्न करके धरती पे थ्रस्ट लगाएगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे प्रपल्जन मॉड्यूल का काम सिर्फ थ्रस्ट देना है ताकि हमारा रॉकेट एक डायरेक्शन में जा सके, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के बाद आपको फ्यूल का ज़्यादा नेसेसिटी नहीं रहता है, उसके बाद आपको सिर्फ डायरेक्शन का नेसेसिटी है। तो पर्टिकुलर थ्रस्ट देके हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जब हम मून के थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचेंगे, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जब मून के घूमने की वजह से आपको पता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से जब अट्रैक्ट होगा हमारा जो पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट है, तो वो घूमना शुरू करेगा मून के चारों तरफ। वहां पर क्या होगा? वहां पे जो हमारा प्रपल्जन मॉड्यूल है, प्रपल्जन मॉड्यूल लैंडर और रोवर मॉड्यूल को वहां पे रिलीज करते हैं। रोवर मॉड्यूल तो लैंडर के अंदर है, उसका तो अभी खास कोई रोल है नहीं है, लेकिन लैंडर मॉड्यूल जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है, हमारे भारतीय लैंडर मॉड्यूल का नाम है विक्रम लैंडर, और रोवर का यहाँ नाम याद रखिएगा प्रज्ञान नाम है हमारे रोवर मॉड्यूल का। जब डिटैच होने के बाद अब विक्रम लैंडर अप्रोच करेगा मून को धीरे धीरे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भी और वर्टिकल वेलोसिटी से भी। जैसा कि कल आपने चार्ट में देखा ही होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी से धीरे 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 वो नीचे की तरफ जाएगा और अप्रोच करेगा मून को। अच्छा, अब यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि इन तीनों मॉड्यूल, जैसे कि हमने 3 मॉड्यूल्स की बात करी, चंद्रयान 3 का पूरे का वजन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3900 kg है, और जिसमें जो हमारा प्रपल्जन मॉड्यूल है, जो सबसे भारी मॉड्यूल है, वो 2150 के अप्रॉक्सीमेटली उसका वेट है। जो आपके पास लैंडर मॉड्यूल है वो 1750 kg का है, और जो रोवर है जो लैंडर के अंदर होगा, जो मून पे लैंडिंग करने के बाद काम आने वाला है, वो मात्र 26 kg का है। अब समझते हैं कि जो हमारे ये 3 मॉड्यूल्स हैं, प्रपल्जन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, इन तीनों मॉड्यूल्स में ऐसा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इन मॉड्यूल्स में कुछ पेलोड्स लगे होते हैं। 7 पेलोड्स आर देयर, जो हमारा
जो हमारा प्रपल्जन मॉड्यूल है उसमें जो पेलोड लगा है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसको आप शॉर्ट नाम से भी जान सकते हैं, इसको बोलते हैं शेप। ये बेसिकली किस काम आएगा, अगर और भी कोई आसपास हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के बाहर भी अगर कोई हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं तो उनके बारे में रिसर्च करेगा। अब बात हम करते हैं कि जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है। लैंडर मॉड्यूल में 4 पेलोड टोटल लगे हुए हैं, उनके नाम है रंभा, इल्सा, चेस्ट और LRA। अब देखिए इनको एक एक करके समझते हैं। रंभा क्या है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये रंभा करेगा क्या बेसिकली, जो कि क्या करने वाला है, अपने आसपास में एक लेजर बीम छोड़ के जो आसपास के छोटे मोटे एलिमेंट्स या फिर छोटे मोटे स्टोन छोटा जो भी आसपास होगा उनको पिघाल के उनकी स्टडी करेगा। कौन, रंभा। और नंबर टू इज, मैंने आपको बताया इल्सा। इल्सा स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। यहाँ पे इल्सा क्या करने वाला है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो मून पे आने वाले भूकंप हैं, मैं कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे मून क्वेक आते होंगे, ऑब्वियस है, तो मून पे आने वाले भूकंप हैं उनको स्टडी करेगा कि कितने यूजुअल आते हैं, किस तरीके से आते हैं। इससे हम ना स्टडी कर पाएंगे कि मून के क्रस्ट में क्या है। थर्ड वन इज चेस्ट। चेस्ट क्या है, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली क्या करेगा, जो थर्मोफिजिकल एक्टिविटी, कहने का मतलब है टेम्परेचर मेजरमेंट। अब जैसे कि हम साउथ पोल पे लैंड करें, सबको पता है, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई इंसानियत किसी भी तरीके से किसी एक्सपेरिमेंट बेस हम पहुंच पाए हैं साउथ पोल पे। और जो चौथा इंस्ट्रूमेंट है जो लगा हुआ है हमारे विक्रम लैंडर में वो है LRA। LRA स्टैंड्स फॉर लेजर रिफ्लेक्टिंग एरे। ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे कि हमने क्लास 11th में पैरेलैक्स मेथड पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, ये बेसिकली ना डिस्टेंस निकालने के काम आएगा अर्थ से मून के विक्रम लैंडर का, ताकि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाएं कि वो बेसिकली मून में साउथ पोल पे एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो ये LRA करेगा। और मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, LRA जो पेलोड है ये इसरो का नहीं है, ये नासा का पेलोड है। बाकी जो 6 पेलोडों की बात हम करने वाले हैं वो सारे के सारे इसरो के हैं। अब जो हमारा जो फाइनल मॉड्यूल है दैट इज योर प्रज्ञान, जिसको हम रोवर कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं ये होता कैसा है। ये ना कार टाइप स्ट्रक्चर है। आपने रोबोट कार्स देखे, बड़े बड़े टायर, छोटा सा बॉडी, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। क्या, रोवर मॉड्यूल बहुत हल्का मॉड्यूल है, जैसे कि मैंने बताया 26 kg इसका सारा वेट है। ये कार टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो चल सकता है। जो हमारा प्रज्ञान है, प्रज्ञान में 2 पेलोड्स लगे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला पेलोड है लिब्स, LIBS। लिब्स स्टैंड्स फॉर लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये बेसिकली लिब्स क्या करता है, चांद पर जो मिट्टी है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। दूसरा पेलोड है जो प्रज्ञान में है, रोवर में हमारे लगा हुआ है, वो दूसरा पेलोड है बेटा APXS। APXS है क्या बेटा, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। अच्छा ये क्या करेगा, अच्छा ये भी अगेन वही काम करेगा, लेकिन ये स्टोन्स पे और ग्रेवल्स पे, जो वहां पे छोटे मोटे पत्थर वत्थर होंगे उनको ये स्टडी करेगा। जो पूरी की पूरी कॉस्ट आई हुई है हमारा चंद्रयान 3 बनाने के लिए 615 करोड़ है। एंड गेम्स, एवेंजर, जो आपकी फेवरेट मूवी रही है, सब बच्चों की फेवरेट और सबकी फेवरेट रही है, एवेंजर गेम्स बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी बन गई थी। उसका बजट आपको पता है कितना है? उसका बजट 2400 करोड़ है। लेकिन फिर भी बहुत लोग ना ये पूछ रहे हैं कि फायदा क्या है, इससे भारत का इकोनॉमी पर क्या फायदा। मैं आपको पहले बता दूं कि भारत की इकोनॉमी का फिलहाल 0.5% जो GDP है स्पेस है, स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री है। लेकिन ना आने वाले सालों में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए कि 38 कंट्रीज के सैटेलाइट्स के प्रोजेक्ट्स इंडिया के पास हैं। और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स उठाता है कौन? अमेरिका, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था भारत का कि हम जो है फेल हो रहे हैं या फिर हमारा प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा वगैरह। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है कि उनको पता है कि देयर इज ओनली वन कंट्री जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वो साले अगर अपने पोटेंशियल को जान गए ना तो ये आग लगा देंगे इंडस्ट्री में। जो प्रोजेक्ट्स नासा को मिला करते थे सैटेलाइट लोकेट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के, अब वो प्रोजेक्ट्स इंडिया को भी मिलेंगे और इससे हमारी इकोनॉमी को ही हेल्प मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेजियस पॉइंट है, हमारे पूरे देश की ग्रोथ के लिए एक बहुत अहम कदम हो सकता है। आप इससे रिलेट करिए, आज
जो हमारा स्पेस इंडस्ट्री है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ये $14 बिलियन के आसपास का इंडस्ट्री है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि विद इन 5 ईयर से $25 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो आप खुद सोचिए इतना लंबा हाइक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पे हमारे देश की इकोनॉमी है उस पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो बहुत सारे देश अब हमारे ऊपर भरोसा दिखाएंगे अपने सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और हमें एटलीस्ट आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि अगर हम पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 250 कंट्रीज हैं और हम चौथे हैं जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है और हम पहले हैं जिन्होंने मून पर साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। तो आप इस चीज से अपना इंपॉर्टेंस समझिए और आप ये मत समझिएगा ये साउथ पोल पे लैंडिंग का जो ये प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा पहले से प्री फिक्स्ड है। बहुत कंट्रीज कोशिश कर रही हैं साउथ पोल पे जाने की, लेकिन वो किसी ना किसी, आपको पता है साउथ पोल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसकी भी बात कर लेता हूं। साउथ पोल पे ना 41% हिस्सा ऐसा है मून का जो कभी फेस ही नहीं कर पाता है सन को। मून का 41% पार्ट है जिसके बारे में अभी रिवील ही नहीं हुआ, जिसके बारे में पता ही नहीं है। यहां आशंका बताई जा रही है कि वहां पे क्रेटर्स हैं जिसमें बहुत मिलियन लीटर्स पानी भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ पोल पे लैंड करना जो हमने किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी बड़ी यहां पे जाती है कि बाकी कंट्रीज ऐसा करने के बारे में जस्ट अभी सोच रहे हैं या उनके मिशन फ्लॉप हो गए थे, लेकिन हम यहां पर कामयाब हुए। और मैं एक और चीज बच्चों को बता दूं कि 15 बार रशिया और अमेरिका फेल हुआ था अपने पहले 15 अटेम्प्ट में मून पर पहुंचने के लिए। हार्ड लैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, वो उसके लिए 15 बार फेल हुए, पर वी आर द वन कि जो दूसरी बार में ही सक्सेस हासिल करी हमने। तो ये अगेन एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो चंद्रयान 2 था वो भी पूरी तरह फेल नहीं हुआ था। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ऑर्बिटर हमारा अभी भी उसकी ग्रेविटेशनल एक्सिस पे घूम रहा है मून की। तो कहीं ना कहीं चलो जिनको मजाक बनाना है वो मजाक बनाए, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री के लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में आ जाते हैं तो मैं वो भी साथ के साथ कवर कर लेता हूं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब कुछ और नहीं है, सॉफ्ट लैंडिंग है आप आराम आराम से सेफली वहां पे लैंड कर गए, ये सॉफ्ट लैंडिंग है। एक हार्ड लैंडिंग भी होती है जो हमने चंद्रयान 1 की करवाई थी। हार्ड लैंडिंग क्या है कि ऑर्बिटर से आपने सिर्फ लैंडर को छोड़ा और वो नीचे गिरा और वो खत्म। लेकिन अब वो बोलेंगे भाई खत्म ही करना था तो फिर इसका फायदा ही क्या, कराते क्यों है। खत्म होने से पहले तक वो कई देर तक हवा में रहता है, तो हम काफी कुछ स्टडी कर सकते हैं मून के बारे में, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मून लैंडिंग का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राउड मोमेंट हम सबको एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए और ये आने वाले फ्यूचर के भारत की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं कि हर एक बच्चे को अपने घर में एटलीस्ट चंद्रयान के बारे में पढ़ना जरूर चाहिए। हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि हमारे पास ऐसे मौके हैं कि हम बाकी कंट्रीज को पछाड़ के एक लॉन्ग लीप ले सकते हैं और इसमें हमारा देश पहला है। सो लेट्स एप्रिशिएट दिस मोमेंट, लेट्स एप्रिशिएट द स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट्स इसरो। मुझे बहुत विश्वास है कि आने वाले सालों में हम स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्री के शिखर पे होंगे और पूरी दुनिया के जितने भी सैटेलाइट मिशंस हैं, स्पेस मिशंस हैं, वो भारत को ही मिलेंगे और जिससे हमारी जीडीपी में और हमारे हर एक किसी भी तरह की ग्रोथ में भारत बहुत ज़्यादा उन्नत देश बनकर आगे आएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखेगा अगर आपको सच में प्राउड फील हो रहा है। और प्लीज़ इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता लग पाए कि चंद्रयान 3 इतना इम्पॉर्टेंट मिशन क्यों है और चंद्रयान 3 भारत के स्वाभिमान से कैसे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।